झारखंड में गुटखे पर प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे हो रही बिक्री पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को सख्ती दिखाने का निर्देश दिया। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने झारखंड में गुटखा को पूरी तरह से बैन करने के लिए पॉलिसी तक में बदलाव करने की नसीहत दी है। इस मामले में सख्ती दिखाने का निर्देश भी दिया गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि चोरी छिपे पड़ोसी राज्यों से गुटखे की तस्करी हो रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में पार्टी बनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। कुलकर्णी भी अपियर किए थे हाईकोर्ट के ऑर्डर के पर्सुएंस में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और सबका मत था कि भाई झारखंड में तो इस पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहां पे प्रतिबंध नहीं है, तो वहां से ये स्मगल डाउन हो रहा है। तो उस पर भी इन्होंने कहा कि नहीं, हम रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। और देखिए, नामी नक्सलियों को पहचानिए। पुलिस ने हार्डकोर नक्सलियों की सूची जारी की है। पीएलएफआई के साथ हार्डकोर नक्सलियों की सूची जारी की है पुलिस ने, फोटो के साथ, और इनाम की राशि भी सार्वजनिक की गई है। दिनेश गुप्ता पर सबसे ज्यादा 25 लाख रुपए का इनाम है। उसके बाद जीदन गुड़िया पर 15 लाख रुपए का इनाम है। दिलकेश्वर गोप पर 10 लाख रुपए का इनाम है। तो देखिए, पुलिस ने नक्सलियों, जो हार्डकोर नक्सली पीएलएफआई के 7 नक्सलियों की सूची जारी की है, बाकायदा फोटो और तस्वीर के साथ ही जो इनाम की राशि है उसे भी सार्वजनिक किया गया है। दिनेश गुप्ता पर सबसे अधिक 25 लाख रुपए का इनाम है। जीदन गुड़िया पर 15 लाख का, जबकि तिलकेश्वर गोप पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। अगली खबर रांची से, जहां का शवदाह गृह गंदगी और तबेलों से घिरा है। नगर निगम और मारवाड़ी सहायता समिति भी गंदगी दूर करने को लेकर गंभीर नहीं है। और तो और 80 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद हरमू नदी नाले में तब्दील हो गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। व्यक्ति की अंतिम यात्रा को मोक्ष प्राप्ति की यात्रा या फिर उनके स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में मोक्ष धाम या फिर कह सकते हैं कि शमशान घाट तबेला और गंदगियों के बीच से गुजरता है। अभी हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं, ये मोक्ष धाम है जो कि बिजली चालित यहाँ पर शमशान गिरी है, जो ट्रेडिशनल लकड़ी से जो जलाने की व्यवस्था है हिंदू धर्म शास्त्र में शव का, उसकी यहाँ पर जो स्वर्ग द्वार लिखा हुआ है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि स्वर्ग द्वार का नाम दिया गया है। कहा गया है कि ये जो जगह है वह स्वर्ग की राह खोलता है। अंदर व्यवस्था क्या है, किस तरह की गंदगी है यहाँ पे, और इसी गंदगी के बीच से अंतिम व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है या फिर यहाँ पहुँचती है। नदी और नदी के जल की खास महत्व है कि अंतिम संस्कार के समय में नदी से जल लेकर के और 100 के पास जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाती है। लेकिन आपको दिखलाना चाहेंगे हरमू नदी ये दृश्य है, और हरमू नदी में क्या गंदगी है, और समझ सकते हैं कि इसे नदी का नाम देना भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात होगी। जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, और इसी के ठीक बगल में यह शवदाह गृह है जिसको मोक्ष धाम दिया गया है। भैया ये बताइए, कैसा मोक्ष धाम है जो दृश्य देख रहे हैं? यह दृश्य प्राकृतिक को तो खराब कर दिया है, और यह दृश्य बहुत गंदगी, ये गटर, नाला बोला जाता है इसे बाहर में, जो आज ये रांची में कहला रहा है नदी। ये नदी है कि ये नाला है, चारों तरफ से पानी इसी में आकर, और गंदगी, और इसका प्लस में जो यहाँ के वासी लोग हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो नाम दिया गया है स्वर्ग द्वार, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ की है तबेला और गंदगियों के बीच से जिस तरह से अंतिम यात्रा व्यक्ति की पहुँचती है, तो ये स्वर्ग धाम न हो करके एक नरक का द्वार है, ऐसा कर रहे हैं। संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। वहीं शवदाह गृह के पास गंदगी के सवाल पर मेयर आशा लकड़ा ने इसके लिए सीधे मारवाड़ी सेवा समिति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूरे शवदाह गृह का रखरखाव मारवाड़ी सेवा समिति कर रही है, वही इस मामले को देखेगी। जितना भी यहाँ निगम में हरमू का जो शवदाह गृह है, चाहे वो विद्युत शवदाह गृह हो या लकड़ी से जलाते होंगे, सभी अंतिम संस्कार का जगह है।
सभी को देखने के लिए मरवाड़ी सहायक समिति को दिया हुआ है और वो लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोविड के समय अभी जनता को बड़ा दिक्कत होता, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती, तो हम लोग हर स्वर्णरेखा नदी के तट पर खुद नगर निगम लकड़ी, तेल और डेड बॉडी तक को पहुंचाने का सारा काम करती है और वहां जलाती है। उसी तरह से हरमू में भी हम लोग जलाने का काम करते हैं। साफ सफाई भी हमारा निगम से होता है और जिस कमेटी अभी देख रहे हैं मरवाड़ी सहायक समिति, उसको पूरी तरह से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लगातार तीसरे दिन विभागों की समीक्षा की है। आज स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा हो रही है। इसमें राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। समीक्षा बैठक में सीएम विभागों की स्थिति, योजनाओं की प्रगति और धरातल पर बेहतर तरीके से उतारने पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम की समीक्षा बैठक को सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। देवघर में बन रहे एम्स से जनवरी में ओपीडी सेवा की शुरुआत हो सकती है। देवीपुर में एम्स निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एम्स प्रबंधक की ओर से ओपीडी सेवा शुरू करने के लिए डॉक्टर की नियुक्ति भी कर ली गई है। एम्स निर्माण स्थल में कुछ समस्या है, जिसके समाधान के लिए जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन की ओर से समीक्षा की जा रही है। देवघर एम्स निदेशक ने बताया कि निर्माणाधीन एम्स के ओपीडी भवन का निर्माण इस साल के अंत तक हो जाएगा। उसके बाद यहां उपकरण को इंस्टॉल कराने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। वहीं उपायुक्त ने बताया कि जो भी समस्या हो उसका जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। तो निष्कर्ष यही है कि जितनी जल्दी वो बिल्डिंग एम्स को स्थानांतरित कर दी जाएगी, तो एक उम्मीद दी गई है कि दिसंबर के एंड तक मिल जाएगी। दिसंबर के एंड तक यदि बिल्डिंग हमें मिल जाएगी तो उससे हमको लगभग 1 महीने का समय हमें लगेगा उसको पूरा इस हाल में लाने में कि उसमें उपकरण लगाना, डॉक्टरों की नियुक्ति हम लोग कर चुके हैं। तो उसको करने में यदि जब भी वो हमको स्थानांतरित हो जाएगी बिल्डिंग, उसमें 1 से 1.5 महीने के अंदर वो भी शुरू कर देंगे। फैकल्टी को चाहिए तो उनको रहने के लिए कुछ रूम्स वगैरह चाहिए तो बता रहे थे, तो हम लोग हमारे डाक बंगला में जो 5 रूम है उसको देने का आश्वासन दिए है। फिर उसके बाद जब पेशेंट्स आना शुरू हो जाएगा तो जसीडी स्टेशन से उधर एम्स जाने के लिए, आने जाने के लिए कुछ गाड़ी वाड़ी चलना चाहिए, तो उसके लिए भी हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है बस और जो ऑटो जो ट्रैवलर्स है उनसे बात की। चारा घोटाला केस में रिम्स में इलाजरत सजा याफ्ता लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल उल्लंघन के आरोप मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और जेल प्रबंधन से यह जानना चाहा कि कैदियों को अटेंडेंट नियुक्त करने का क्या प्रावधान है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई के दौरान देने को कहा गया है। इस मामले में सरकार की ओर से आशुतोष आनंद को पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए जाने की जानकारी कोर्ट को दी गई। रिम्स और जेल प्रबंधन की रिपोर्ट भी सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखी गई। देखिए, आज जो रिपोर्ट मांगा गया था जेल अथॉरिटी से और रिम्स प्रशासन से, जो रिपोर्ट मांगा गया था कि कितने विजिटर मिले हैं, क्या है, उसी पे आज सुनवाई थी। तो जेल अथॉरिटी के द्वारा और रिम्स प्रशासन के द्वारा डिटेल रिपोर्ट दे दिया गया। और पिछले डेट को जो कहा गया था कि स्टेट की तरफ से किसी को अपॉइंट किया जाए, तो ASG 3 आशुतोष आनंद जी को अपॉइंट किया गया है सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए। उन्होंने जो रिपोर्ट था वो कोर्ट को बताया, और जो इससे पहले डिले हो गया था जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा, उसके लिए क्षमा भी मांगा गया। और इस पर अब अगली सुनवाई 18 तारीख को रखी गई है। 18 तारीख को विस्तृत रिपोर्ट जो भी है, अटेंडेंट अपॉइंट करने का क्या प्रोविजन है, क्या है, सारा चीज़ डिटेल मांगा गया है। तो वो 18 तारीख को 18 दिसंबर को उसके लिए तारीख निर्धारित की गई है, उस दिन विस्तृत रिपोर्ट। इधर यूपीए विधायक दल की आज अहम बैठक होने वाली है और इसमें चालू वित्तीय वर्ष के बचे हुए 4 महीने में विकास कार्यों में तेजी लाने और उसे धरातल पर उतारने पर चर्चा होगी। इस बैठक में सीएम के साथ साथ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल होंगे। इस मीटिंग में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा सहित सभी विभागों के कामों की समीक्षा होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के बेहतर तरीके से संचालन पर भी रणनीति बनेगी। के बाद कोरोना महामारी आने के कारण लगातार 8-9 महीना जो विकास होनी चाहिए थी वो समुचित विकास नहीं हो पाई, ये सारे लोग मानते हैं। हम लोग जो अभी बचा हुआ 4.5 महीना 5 महीना कार्यकाल है इस वित्तीय वर्ष 2020-21 का, और उसी का समीक्षा लिया जाएगा कि हम लोग 4.5 महीना में पूरा कैसे करके विकास की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य का हो, सारी के कैसे करके आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोग जो आम जनता के बीच में हमने वादा करके आए थे वो परिलक्षित हो।
धान में ज्यादा नमी का हवाला देकर सरकार ने अगले 15 दिन तक के लिए धान खरीद स्थगित कर दिया है। इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि धान में नहीं बल्कि राज्य सरकार की आंखों में नमी नहीं है। वहीं सरकार की ओर से मंत्री आलमगीर आलम ने फैसले का बचाव किया, तो इधर कृषि सचिव ने किसानों को भरोसा दिया कि धान की खरीद जरूर होगी। मंत्री के आंखों में नमी रहनी चाहिए किसानों के प्रति। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करी थी, उन्होंने किसानों के ऋण माफी की घोषणा करी थी कांग्रेस ने। ये दोनों ही घोषणा ही रह गई। ये सरकार मिडिलमैन को मदद करने के लिए ऐसा रोक लगाई है ताकि मिडिलमैन किसानों को औने पौने दाम पर खरीद करके ले जाए और अपने जो किसान भाई है अपने हक से अधिकार से दूर रहे। धान सुचारू रूप से खरीदा जाएगा और आने वाले दिनों में अप्रैल में यह बात भी पता चलेगा जो अब तक झारखंड में एमएसपी के तहत जो धान खरीद हुआ था वो बिचौलिया नहीं असली सही किसानों से लिया जाएगा। किसान उदास होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार किसानों से धान का क्रय किया जाएगा। ये लैम्स पैक्स भी हमारा धान क्रय में एक एजेंसी के रूप में काम करते हैं। अभी ऐसा कोई सूचना हमारे पास नहीं है, इसलिए जहां तक हमारा उम्मीद है धान का क्रय होगा। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त लातेहार से आ रही है। लातेहार में कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कुख्यात अपराधी मनोज तुरी और जितेंद्र को पकड़ लिया गया है। AK-47 पिस्टल, कट्टा, मैगजीन और कारतूस उनके पास से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि PLFI के लिए दोनों काम किया करते थे और बालूमाथ थाना क्षेत्र के सीरम जंगल से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जिला पुलिस और SAT की संयुक्त कार्रवाई में उनको पकड़ा गया है। और विकास हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े। विकास, क्या कुछ जानकारी है, कैसे पकड़ा गया इन्हें? जी अनूप, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह जो अपराधी थे ये उग्रवादी संगठन PLFI तथा अपराधी संगठन अमन शाह और सुजीत सिन्हा के लिए काम किया करते थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके पास से विभिन्न उग्रवादी संगठनों के पर्चे भी बरामद की गई है, जिसपे पुलिस यह अंदाजा लगा रही है कि यह कई उग्रवादी संगठनों के लिए लेवी वसूलने के जैसे काम किया करते थे। उनके लिए लेवी वसूलने के लिए जो डर बनाने की योजना होती है वो बनाया करते थे तथा उन पे गोलीबारी भी किया करते थे। इनके पास से एक 47 राइफल तथा अन्य भारी मात्रा में राइफल, गोली, लेवी का रकम, पैसा इत्यादि बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस इसको बहुत बड़ी सफलता मान रही है। बिल्कुल, ये बड़ी सफलता पुलिस के लिए। लातेहार में कुख्यात अपराधी मनोज तुरी और जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से AK-47 पिस्टल, कट्टा, मैगजीन और कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि PLFI के लिए दोनों अपराधी काम करते थे और दूसरे नक्सली संगठनों के लिए भी काम करने का अंदेशा जताया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित दुमका में नक्सली सेफ जोन की तलाश में, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पा रहे। जनवरी 2019 में शिकारीपाड़ा में नक्सली जोनल कमांडर ताला दा के मारे जाने के बाद नक्सली मसलिया प्रखंड को ठिकाना बनाने में जुटे। इस साल 9 अगस्त को पुलिस को 6 से अधिक हथियार और कारतूस यहीं से मिले थे। वहीं कल भी 1 क्विंटल विस्फोटक के साथ गोली बंदूक बरामद किया गया। पुलिस को लगातार मिल रही कामयाबी के पीछे स्थानीय लोगों का सहयोग बताया जा रहा है। पूर्व से ही यहाँ पर पाव जमाने का हमें सूचना मिल रहा था, लेकिन हम लोग आगे जो है कि कार्रवाई करते हुए इसको जो है कि विफल कर दे रहे हैं। फिलहाल कौन सा दस्ता एक्टिव है? यहाँ पर एक छोटा दस्ता है और इनको बाहर से भी सपोर्ट मिला रहता है, गिरिडीह और अन्य जगह से, तो जिसको हम लोग का जो चिन्हित किया हुआ है और हम लोग निरंतर जो है कि यहाँ पर छापामारी अभियान चला करके और इनको जो है कि इनका गिरफ्तारी का प्रयास किया है। लोकल्स का जो एक सपोर्ट है पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बढ़ा है और उनको हम तक पहुंचने में जो एक अप्रोच में जिनको कष्ट होता था, दिक्कत होता था, एक असमंजस की स्थिति रही होगी किसी जमाने में, वह उनके मन से धीरे धीरे हट रहा है, जो बहुत बड़ा ही पॉजिटिव साइन है इलाके में। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।